हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था, है ना, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टॉर्क के बारे में देखा था। तो टॉर्क इज डिफाइंड हियर एज r बार क्रॉस f बार। अब ये फॉर्मूला का हमारे पास अप्लाई होगा कि सपोज यू आर गिवन अ सिंगल पार्टिकल, है ना, एक पार्टिकल अगर आपको दिया हो और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब दिस इज गोइंग टू बी योर एक्सिस ऑफ रोटेशन which is coming towards you, और इसके अबाउट में अगर वो रोटेशनल मोशन करेगा, एक ही पार्टिकल अगर या तो एक ऑब्जेक्ट अगर गिवन यहाँ पर आपके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास ये गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अबाउट में ये अगर रोटेशनल मोशन करेगा तो इसको टॉर्क कितना कहेंगे? तो टॉर्क इज गिवन बाय वी कैन से r बार क्रॉस f बार। ये वाला हम लोगों ने देखा। बट इन केस ऑफ कपल, अगर हमारे पास जो है सपोज यू आर गिवन दिस रोड एंड इफ दिस रोड इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, है ना, ये इस पे दो फोर्स लगा रहे हैं। अब ये दो फोर्स लगा रहे हैं तो ये रोड जो है ये पॉइंट के अबाउट में एक्सिस, ये पॉइंट के अबाउट में ये रोटेशन करेगा। अब ये रोटेशन करेगा ना, तो यहाँ पर हमको टॉर्क अगर ढूंढना है ना, तो टॉर्क कैन बी गिवन बाय क्या होगा? आइदर ऑफ द फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो। देखिए, दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो अगर कपल हो तो आप ऐसे ढूंढ सकते हैं, सिंगल पार्टिकल हो तो आप ऐसे भी उसको ढूंढ सकते हैं, है ना। तो टॉर्क इज गिवन लाइक दिस। अब एक और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की तरफ हम लोग जाएंगे, उसको हम लोग कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। सपोज यहाँ पर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है ना। इट इज एनालोगस टू मास के एनालोगस है इन लीनियर मोशन, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल है जो रोल मास का होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल वही है रोटेशनल मोशन में जो रोल होता है मास का, कहाँ पर? लीनियर मोशन में। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में जानने से पहले सपोज हमारे पास एक रिजिड ऑब्जेक्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर हैविंग अ रिजिड ऑब्जेक्ट, इसके बहुत सारे पार्टिकल्स है ना। सपोज दीस आर the particles, और यहाँ पर constituent particles are of this rigid object is there, है ना। और अगर ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में ये रोटेशनल मोशन करता है, ये रिजिड ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेशनल मोशन करता है ना, यहाँ पर ऐसे रोटेशनल मोशन करता है। और यहाँ पर पार्टिकल जो है वो पार्टिकल अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो पार्टिकल का जो मास है m1 m2 m3 एक्सेट्रा, वो कुछ भी मास हो सकता है। So let the masses of constituent particle, let the masses of constituent particles of a rigid object, of a rigid body be m1 m2 up to m8, है ना। और यहाँ पर अगर पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिर हम लोग लिखेंगे द पोजीशन वेक्टर। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आप देखोगे तो बी सपोज r1 बार r2 बार अप टू वी कैन से rn बार, ऐसे उसके पोजीशन वेक्टर होंगे, है ना। अब आपको पता है कि ये पूरे रिजिड बॉडी की जो है एंगुलर मोमेंटम अगर L बार, सो लेट द एंगुलर मोमेंटम, लेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी बी L बार, ठीक है ना। तो अगर एंगुलर मोमेंटम उसका L बार, तो हम लोग क्या लिखेंगे? L बार इज इक्वल टू, मतलब ये
रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे मिलेगा हमको? पहला वाला जो पार्टिकल है ना बेटा, उसका एंगुलर मोमेंटम, दूसरे वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, अप टू एन वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, ये सारों का वेक्टर एडिशन हमको मिलेगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी इज L bar, so L bar is equal to L1 bar plus L2 bar plus up to we can say Ln bar, है ना। अब ये L bar जो है इसको हम लोग वैसे के वैसा लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर L bar L1 bar is equal to R1 bar cross P1 bar। क्यों पता है आपको? Because angular momentum is defined here as R bar cross P bar। याद है आपको? Angular momentum is defined here as R bar cross P bar। That means L1 bar, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो L1 bar की जगह पे हम लोग लिखेंगे R1 bar cross P1 bar plus we can say R2 bar cross P2 bar plus up to we can say Rn bar cross Pn bar। क्या ऐसा हम लोग क्लियर होगा? अब देखेंगे हमारे पास, देखिए ये कोई भी एक पार्टिकल है, उसका जो है पोजीशन वेक्टर ये बार, पोजीशन वेक्टर इज लाइक दिस, पोजीशन वेक्टर ये, लेकिन उसका मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में होगा? सो मोमेंटम जो है उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, मतलब ये आपके पास पोजीशन वेक्टर और एंगुलर मोमेंटम के बीच में 90 का एंगल बनेगा। तो अगर हम लोग सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना, देखिए मैग्नीट्यूड की बात हो तो ये वाला क्या हो जाएगा? R1 P1 sin θ1, है ना। व्हाट इज दिस θ1? θ1 इज एंगल बिटवीन R1 एंड P1। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा R2 P2 sin θ2 प्लस वी कैन से Rn Pn sin θn। ये वाले अगर आप देखोगे तो L bar is equal to R1 P1 sin θ1 plus R2 P2 sin θ2 plus we can say Rn Pn sin θn। But what is this θ1? θ1 is angle between R1 bar and P1 bar। कितना होगा बेटा? 90 होगा ना, क्योंकि R bar ये डायरेक्शन में और उसका मोमेंटम जो है उसकी वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर ये करेंगे तो उसका 90 हो जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा sin 90 और ये भी sin 90 हो जाएगा। So L is equal to R1 P1 plus we can say R2 P2 plus we can say यहाँ पर Rn Pn, है ना। तो L is equal to R1, ठीक है। अब P1 की जगह पे हम लोग क्या M1 into V1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिखेंगे, है ना। तो ये वाला क्या हो गया? यहाँ पर हो गया L is equal to R1 into P1 की जगह पे M1 V1, क्योंकि sin थीटा तो आपके पास sin 90 हो गया और वो हो गया 1 प्लस यहाँ पर आप लिखोगे R2 M2 V2, है ना बेटा, और यहाँ पर आप लिखोगे Rn Mn Pn, ठीक है बेटा। ये वाला आपको दिखाई दे रहा है? ओ, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा इतना, चलिए Rn Vn, ठीक है। अब अगर आगे आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाला L bar इज इक्वल टू R1, है ना, और ये M। क्या V1 की जगह पे मैं R1 into ω1 लिखूंगा? बिकॉज V is equal to ओमेगा into R, याद है ना आपको? V is equal to क्या हो गया बेटा? ओमेगा into R। तो ये वाला कितना हो गया? R1 M1, और जहां पर मुझे V1 दिखाई दिया वहां पर मैंने ओमेगा 1 R1 लिख दिया, प्लस वी कैन से R2 M2 और यहाँ पर ओमेगा 2 R2। ऐसे ही करते हुए मैं यहाँ पर Rn Mn और Rn ओमेगा n लिखूंगा। अब मेरे पास क्या हो गया? तो मेरे पास ये हो गया M1 R1 स्क्वायर ओमेगा 1, है ना, ये वाला M1 R1 स्क्वायर ओमेगा 1 प्लस वी कैन से M2 R2 स्क्वायर ओमेगा 2 प्लस Mn Rn स्क्वायर ओमेगा n 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा 1 इज व्हाट? ओमेगा 1 is nothing but it is angular velocity of particle number 1। ये पार्टिकल नंबर 1 जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा 2 क्या है? ओमेगा 2 is also angular velocity of particle number 2। अब जब ये पूरा रिजिड बॉडी जब घूमेगा, अरे ये पूरा घूमेगा, तो जितने भी पार्टिकल होंगे ना, जैसे M1 M2 M3 up to Mn, वो सारों की एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपॉन t होगी।
सारे, क्योंकि रिजिड बॉडी है। तो अगर देखिए ये रिजिड बॉडी जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल उसमें बता दूं कि सपोज आपके पास ये रिजिड बॉडी है ना, ये रिजिड बॉडी है। अगर ये रिजिड बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये रिजिड बॉडी है, तो इसमें सारे पार्टिकल्स हैं। ये सारे पार्टिकल अगर ऐसे मोशन करेंगे तो उनको 2 पाई जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए टाइम तो सेम ही रहेगा ना। मतलब ये पहला वाला पार्टिकल है, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 हुई और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 हुई, तो ओमेगा 1 क्या होगा 2 पाई अपॉन टी है ना, और ओमेगा 2 क्या होगा वो भी 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि पूरी के पूरी रिजिड बॉडी जो है एक ही एंगुलर स्पीड से घूम रही है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यहाँ पर L इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस अप टू वी कैन से mn rn स्क्वायर ओमेगा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 3 इज इक्वल टू ओमेगा n, बिकॉज आप इसको ऐसे लिखोगे ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ये वाला ओमेगा n सारे ओमेगा जो है हमारे पास सेम ही है ना। तो ये वाला क्या रहेगा L इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा। अब अगर हम लोग यहाँ से पूरे इसमें से अगर ये वाला ओमेगा को कॉमन निकालते हैं, एक काम कीजिए, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके फिर इसकी नोट बनाइए बेटा, इसकी नोट बनाइए, क्योंकि मैं अभी मिटा रहा हूँ इसको। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो यहां पर L इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर इनटू ओमेगा। सारे में से हम लोगों ने उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो सेम थी ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप टू ओमेगा n, उसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। अब ये जो बचा ना, ये बचा, ये इसको हम लोग कहेंगे I। क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहेंगे बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वाला हो गया I और यहाँ पर हम इसको कहेंगे ओमेगा। सो ये वाला इक्वेशन हमको m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, ये सारों का एडिशन हमको एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा पूरी रिजिड बॉडी का और ओमेगा। अब ये इक्वेशन कैसा है मालूम है, ये इक्वेशन कैसा है, ये P इज इक्वल टू m इनटू v। याद करो, ये लीनियर मोमेंटम का, ये लीनियर मोमेंटम है और ये एंगुलर मोमेंटम है, ये मास है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये लीनियर वेलोसिटी है और ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये वाला इक्वेशन एनालोगस टू दैट इज दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालोगस टू मास इन लीनियर मोशन। अब देखिए ये वाला जो I हम लोगों ने लिखा ना, दैट I इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ये वाला जो I हम लोगों ने लिखा ना, दैट I इज इक्वल टू, इट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे है ना, या तो इनर्शिया का मोमेंट कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे। और इसको हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू वी कैन से mn rn स्क्वायर। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला m1 r1 स्क्वायर जो हुआ ना, ये पार्टिकल नंबर 1 की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई। ये वाला हुआ ना, ये पार्टिकल नंबर 2 की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई। ऐसे ही ये पार्टिकल नंबर n की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई। सो एक पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको ढूंढना हो ना, तो वो पार्टिकल का मास ले लेना है, वो पार्टिकल का मास लोगे और उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस या तो पोजीशन वेक्टर आप ढूंढोगे है ना। तो ये वाला क्या होगा, पहले नंबर वाला पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई m1 r1 स्क्वायर, दूसरे नंबर की हो गई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई वो हो गई m2 r2 स्क्वायर। तो ये I1 जो है ना, ये है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होगा, तो चलिए आप बताइए ऐसा यूनिट क्या होगा। ये होगा हमारे पास किलोग्राम और ये होगा आपके पास मीटर का स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर हुआ। तो ऐसा यूनिट इज इक्वल टू वी कैन से किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये वाला हमारे पास हो गया I1 इज इक्वल टू m1 इंटू r1 स्क्वायर। ये m1 क्या है बेटा, किलोग्राम, और ये वाला क्या है हमारे पास मीटर का स्क्वायर।
तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अच्छा, उसका डायमेंशनल फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा बताइए? तो ये वाला होगा m1 m2 है ना, t/c। इसका डायमेंशनल फार्मूला ये वाला हो गया हमारे पास m1 m2। तो मैंने आपको क्या बताया, तो मैंने सॉरी थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को पॉज करके वापस इसकी नोट बनाइए। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है पूरी रिजिड बॉडी की, वो सारे पार्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी है वो सारी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन है ना, ये वाला एडिशन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, ये वाली अगर आप देखोगे ना तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। सो हम लोगों ने क्या देखा, I is equal to I into omega. What is this thing? Angular momentum, moment of inertia, और ये वाला हमारे पास angular velocity। अगर हम लोग इसका d by dt लेते हैं है ना, so now we can say if I take d by dt of n है ना, यहाँ पर इसका अगर मैं देखूंगा d by dt of n is equal to d by dt of I into omega। ठीक है बेटा, I into ओमेगा। अब d by dt लास्ट जो है लेक्चर में या तो लास्ट जो है उसमें वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम का t जो है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएशन लेते हैं तो वो टॉर्क मिलेगा। चलिए इसको कैसे, ठीक है, तो ये वाला हमारे पास मिल जाएगा टॉर्क, और ये वाला हमारे पास मिल जाएगा टॉर्क इज इक्वल अगर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन रिजिड बॉडी इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता, तो ये वाला क्या हो जाएगा d by dt ऑफ ओमेगा बार। अब आपको पता है d by dt ऑफ ओमेगा बार क्या होता है, इसके पहले भी आपको पता होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू ये वाला क्या रहेगा I अल्फा बार। सो टॉर्क इज इक्वल टू वी कैन से I into अल्फा, तो ये वाला हो गया टॉर्क इज इक्वल टू वी कैन से I into अल्फा। ये टॉर्क जो है ये वाला टॉर्क ये I into अल्फा है। ये इक्वेशन कैसा है मालूम है, F is equal to m into a, याद है F is equal to m into a, वैसा ही इक्वेशन हमको टॉर्क is equal to we can say I into अल्फा हमको मिलेगा। तो अब अलग अलग हमारे पास सपोज अलग अलग शेप के कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे ढूंढेंगे या तो उसका फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना बेटा। और एक और चीज भी है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ, वो है के इज नथिंग बट इट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन का मतलब होता है रोटेशनल मोशन है ना, तो रेडियस ऑफ गायरेशन ये रोटेशनल मोशन की रेडियस है। तो आप इसके बारे में हम लोग अभी रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन सही दिख रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज व्हाट है, मैं आपको पहले समझा दूँ कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, फिर इसका फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव करेंगे। लेकिन ये रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअली क्या है, तो सपोज ये आपके पास रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी इज डूइंग अ रोटेशनल मोशन अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये वाला पार्टिकल m1 है, ये वाला पार्टिकल m1 जिसकी पोजीशन वेक्टर जो है r1 बार है, तो ये वाला पार्टिकल ऐसे मतलब इस सर्कल में वो रोटेशनल मोशन करेगा m, ठीक है। ये वाला पार्टिकल m2 है, तो ये वाला m2 है, तो ये एक्सिस के अबाउट में ऐसे मोशन करेगा, ये वाला r2 है ना, और यहाँ पर ये वाला अगर आपके पास है m3 तो ये वाला r3। अब देखिए r1 r2 r3 है ना, r1 r2 r3 ये तीनों तीन अलग अलग हो सकते हैं, कोई पार्टिकल यहाँ पर भी हो सकता है तो उसकी रेडियस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में कुछ और हो सकता है। चलिए ठीक है, अब ये वाली पूरा अगर हम लोग जो है रिजिड बॉडी है ना, तो ये रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल की जो रेडियस है ना, मतलब रेडियस मतलब जिस सर्कल के अबाउट में वो रोटेशन
मतलब जिस सर्कुलर मोशन कर रहे हैं वो सर्कल की रेडियस। ये सारों का अगर हम लोग एवरेज ले लेते ना, एवरेज है ना, ये एवरेज ले लेते, ये इसका इसका इसका, तो उसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। अब आपने 10th में पढ़ा होगा कि एवरेज जो है ना, ये एवरेज ये 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है मीन, मतलब सिंपल मीन है ना, उसको हम लोग x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn डिवाइडेड बाय n, ऐसे हम लोग लिखते हैं। दूसरा एवरेज होता है वेटेड, वेटेड एवरेज है ना। तो ये वेटेड एवरेज कहाँ पर, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते तो उसके अंदर 40% मार्क्स इसका लेंगे, 20% मार्क्स इसका लेंगे, तो इसका वेटेड एवरेज क्या होता है, तो वेटेड एवरेज इज इक्वल टू w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस अप टू वी कैन से wn xn डिवाइडेड बाय w1 प्लस w2 प्लस अप टू वी कैन से wn है ना। ये वेटेड एवरेज हुआ। ये सिंपल मीन हुआ आपके पास x बार, वो वेटेड एवरेज। ये क्या है, x1 का वेट कितना है, x2 का वेट कितना है, xn का वेट कितना है, मतलब किसी को आपने 10% दिया, किसी को आपने 5% दिया, किसी को आपने 3% दिया, ऐसा करके पूरा उसका वेट करता है। और तीसरा जो है ना, ये है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये भी एक तरह का आपके पास एवरेज ही है। तो ये रूट मीन स्क्वायर हम ऐसे डिफाइन करेंगे, सो x बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर है ना, प्लस वी कैन से xn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n स्क्वायर नहीं हो बेटा, यहाँ पर आप स्क्वायर मत रखना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आ रहा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आ रहा, n पे स्क्वायर नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं आ रहा। सो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस आप तो xn स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये वाला आपके पास मिल जाएगा x बार, ये रूट मीन स्क्वायर है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन हम इसी को लेंगे, रूट मीन स्क्वायर। कोई बोलेगा क्यों ऐसे लेना, इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि जनरली जो है ना, कोई पार्टिकल यहाँ पर होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और कोई पार्टिकल यहाँ पर होगा तो उसको उसकी ये वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेंगे। लेकिन ये एवरेज में अगर हम लोगों ने नेगेटिव ले लिया नहीं यहाँ पर, तो फिर उसकी मीन एवरेज लेने में गड़बड़ हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब ये वाला r1 का भी स्क्वायर कर देंगे, r2 का भी और r3 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो अगर ये r3 का स्क्वायर कर देंगे ना, तो इसका नेगेटिव वैल्यू होगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू भी आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग वो रूट मीन स्क्वायर को डिफाइन करेंगे। ये ऐसा साइंटिस्ट ने पहले से भी आपको, मतलब ऐसे ही रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करना ये डिसाइडेड हो चुका है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे कि सपोज ये वाली आपके पास रिजिड बॉडी है, एंड दिस रिजिड बॉडी इज परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन अबाउट दिस एक्सिस, है ना। ये एक्सिस में रेडियस ऑफ अगर आप देखोगे ये वाला, तो ये सारे पार्टिकल्स। अब इसमें हम लोगों को यहाँ पर एक अजम्पशन करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा as shown in the figure, as shown in the figure, a rigid body is performing, रिजिड बॉडी के बारे में आपको पता है ना, जिसके दो पार्टिकल के बीच में किसी भी सर्कमस्टेंसेस में दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी भी कम ना, उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड बॉडी जनरली होती नहीं है ना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है कि जिस पे आप कितना भी प्रेशर लगा दो, कितना भी फोर्स लगा दो, उसको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसका शेप को चेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि ऐसी कोई बॉडी नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग सॉलिड बॉडी को क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी, ताकि कैलकुलेशंस में आसानी हो जाए। तो as shown in the figure, a rigid body is performing a rotational motion, है ना। Suppose the constituent particle of the rigid body, constituent particle of the rigid body
have masses m1 m2 up to mn, है ना, ये वाला mn तक उसके masses है। एंड इफ, देखिए ये assumption हम लोग कर रहे हैं कि if m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to आपके पास mn is equal to n, है ना, अगर हमारे पास m1 m2 m3 is equal to mn is equal to m, फॉर एग्जांपल यानी क्या, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो सारे पार्टिकल का मास सेम है। तो हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था कि I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square, है ना क्या, और ये वाला हो गया आपके पास mn rn square। अब सभी का मास अगर सेम है तो I is equal to हमारे पास क्या होगा, m r1 square plus m r2 square plus m rn square, ये वाला हो गया। अब सारे में से अगर हम लोग जो है यहाँ पर m को कॉमन निकाल ले तो m को कॉमन निकाल ले तो ये वाला हो जाएगा r1 square r2 square plus up to we can say rn का square। Let us say this is our equation number 1, तो ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सो I is equal to m को अगर हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया तो r1 square plus r2 square plus up to we can say rn square, ये वाला हम लोगों ने इसको कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास ये रहा। अब देखिए हमारे पास कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल है। एक पार्टिकल का मास, है ना, एक पार्टिकल का मास हमारे पास कितना है, तो एक पार्टिकल का मास हमारे पास n है, तो n पार्टिकल का मास कितना होगा, तो n into m होगा। ये सारे पार्टिकल का मास क्या पूरी रिजिड बॉडी का मास नहीं होगा ना क्या, पूरी रिजिड बॉडी का मास हमारे पास nm जितना होगा। सो वी कैन से यहाँ पर if one particle is having mass m and m particles will have mass nm, therefore capital M is equal to n। Let us say this is our equation number 2। इतना आप लिखो, वीडियो को पोस्ट करके आप इतना क्या लिखोगे, पूरा वीडियो को पोस्ट करेंगे, हो गया। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 पर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, है ना, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या था, m और यहाँ पर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू वी कैन से rn स्क्वायर, ये वाला हो गया है। और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अगर इसको हम लोग 1 n by n से डिवाइड करेंगे, है ना, n by n से डिवाइड करेंगे तो ये वाला क्या हो गया, हमारे पास हो गया mn m into n, और यहाँ पर हो गया ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। हम लोगों ने क्या कर दिया, n by n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो I is equal to ये वाला क्या हो गया हमारे पास कैपिटल M, ये वाला हो गया हमारे पास कैपिटल M 1 है, m into n क्या हो गया कैपिटल M, और ये वाला क्या हो गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय k। अब देखिए बेटा ये वाला जो है ना, जो ब्रैकेट डिवाइडेड बाय n, ये पूरा ब्रैकेट है ना, ये पूरे ब्रैकेट को हम लोग k स्क्वायर लिखेंगे। व्हाट इज दिस k, k इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन। सो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर नाउ k स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी कैन से r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये वाला k क्या हो गया, तो k कैन बी रिटन हियर एज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, है ना। तो ये वाला k हो गया हमारे पास। दिस k आपको मालूम है ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ r। सो k इज नथिंग बट यू कैन से k इज नथिंग बट RMS ऑफ r, है ना। ये सारी जो रेडियाई है ना, ये सारी रेडियाई का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब एवरेज। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, स्क्वायर रूट लेना है, पहला वाला जो पार्टिकल है उसकी आपको रेडियस मतलब जो सर्कल में वो सर्कुलर मोशन करेगा पूरी रिजिड बॉडी के साथ में,
वो सर्कल का रेडियस, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस, तीसरे वाले सर्कल का रेडियस, ये सारे सर्कल के रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर सेकेंड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। सो इट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये वाला हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया, तो ये वाला हमारे पास जो इक्वेशन है, इसको जनरलाइज फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, I is equal to mk स्क्वायर, है ना। ये वाला जनरलाइज फॉर्म हो गया हमारे पास, I is equal to mk स्क्वायर। What is this m? m is nothing but it is a mass of rigid body और k क्या है बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो k क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग हो सकती है, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं, मतलब उसके बारे में अभी हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। एक और जो है लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। लेकिन एक बार ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको ये पूरा टॉपिक को खत्म करके फिर बाद में वो वाला टॉपिक भी हम लोग लेंगे। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर पूछा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड the moment of inertia and radius of gyration, radius of gyration of a rod rotating about its midpoint। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप देखोगे यहाँ पर कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट ऑफ अ रोड, है ना, रोटेटिंग अबाउट इट्स मिड पॉइंट। मतलब आपके पास ये एक रोड है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक रोड है, ठीक है, ये वाला आपके पास एक रोड है और ये रोड जो है सपोज इसके मिड पॉइंट के अबाउट में ये रोटेट करता है, मतलब ऐसे यहाँ पर ये ऐसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है ना। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी। तो इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए देखिए यहाँ पर ये वाला पार्टिकल है ना, तो इसकी डिस्टेंस ये इतना होगा, ये वाला पार्टिकल है तो इसका डिस्टेंस बदलेगा, मतलब डिस्टेंस जो है ये चेंज हो रहा है हर पार्टिकल का, और मास जो है हर कांस्टेंट पार्टिकल का भी हो सकता है चेंज हो ना भी हो, हमको पता नहीं। सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरी रेडियस ऑफ ये पूरा लेंथ जो है ना, ये पूरा जो लेंथ है सपोज दिस एल, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस देखेंगे ना, तो ये वाला हो जाएगा l/2। सपोज दिस इज ये वाला आपके पास x एक्सिस है और ये x एक्सिस का आपके पास 0 है और ये वाला l/2 होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास -l/2 होगा ना। सपोज ये वाली आपने x एक्सिस को कंसीडर कर दिया, तो ये वाला आपके पास l/2 होगा और ये वाला आपके पास क्या होगा -l/2। अब इसका हमको क्या करना है, तो इसका जो है हमको पूरा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज इफ the road having radius length l, if the road having length l is of mass m, कैपिटल M, है ना, ये पूरे इसका मास जो है सपोज कैपिटल M है, तो ये वाला रोड हमारे पास एक वन डायमेंशनल, इसको हम लोग गिन सकते हैं कि इफ द रोड हैविंग लेंथ l इज ऑफ मास m, देन इफ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रोड इज सपोज लैम्डा, है ना। तो लीनियर मास डेंसिटी हम लोगों ने क्या कर ली, उसको लैम्डा। जैसा मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि डेंसिटी आपको लीनियर भी हो सकती है, एरियल भी हो सकती है, वॉल्यूमेट्रिक भी मास डेंसिटी हो सकती है।
तो लीनियर मास डेंसिटी इज डिफाइंड हियर एज टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, है ना। तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू m अपॉन n, ये तो पहला वाला फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर m अपॉन n मतलब मास अपॉन टोटल लेंथ, टोटल लेंथ को हम लोगों ने स्मॉल n लिया, तो चलिए स्मॉल n। अगर हम लोग जो है एक छोटा सा हम लोग मास एलिमेंट ले लें, बहुत छोटा सा मास एलिमेंट, ये वाला छोटा सा मास एलिमेंट लेंगे, है ना। तो ये वाला आपके पास इफ द mass element of mass dm and length dn या dx, आपको कोई भी देना, dx is taken। हम लोगों ने क्या कर दिया, ये वाला छोटा सा मास एलिमेंट ले लिया और ये वाला जो है इतना हमारे पास लेंथ है, सपोज मैंने क्या लिया dx, तो चलिए dx dl लेना हो, dl है ना। तो इसकी मास डेंसिटी कितनी होगी, तो ये एलिमेंट का मास अपॉन ये एलिमेंट की लेंथ, है ना। तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू वी कैन से dm by dx, सो dm इज इक्वल टू लैम्ब्डा इनटू dx, ऐसे भी हम लोग लिखेंगे ना। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं और ये वाला इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। बहुत सिंपल बेटा, देखिए अगर आपके पास रोड है जिसकी लेंथ n है और मास आपके पास m है, तो यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रोड इज लैम्ब्डा, सो लैम्ब्डा इज इक्वल टू m upon n। सो इफ द मास एलिमेंट ऑफ द मास dm एंड लेंथ dx इज टेकन, सो लैम्ब्डा इज इक्वल टू dm by dx, ये वाला हो गया। तो dm इज इक्वल टू लैम्ब्डा इनटू dx, ये वाला हो गया। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल, तो इसी मास का, ये वाला जो मास है ना, इसकी अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढेंगे, तो लेट अस से इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ मास di इस bi, है ना, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, सपोज ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज x है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमको इसका मास चाहिएगा और इसका हमको डिस्टेंस चाहिएगा। तो ये di क्या होगा, ये वाला होगा मास इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, याद है आपको, याद है आपको, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर, तो m जो है एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये वाला ले लिया हमने dm और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनटू विकल्प से x स्क्वायर, है ना। तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा, इसका अगर मास हमारे पास x स्क्वायर है तो ये वाला हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो राइट डाउन, इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग आगे उसको बढ़ते हैं। इतना लिखो बेटा सब लोग, वीडियो को पोस्ट कर दीजिए, इतना लिखो, ठीक है, लिख लिया। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे कि अगर हमको पूरे रोड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, पूरे रोड, तो हमको इंटीग्रेशन ऑफ ये सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसका 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 यहाँ पर भी इसका हमको एडिशन करना पड़ेगा, मतलब वी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। तो ये वाला क्या हो जाएगा -l/2, मतलब यहाँ पर आपको था ना बेटा ये वाला -l/2 से +l/2 का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और यहाँ पर di का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -l/2 टू +l/2, मतलब यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और di का करना पड़ेगा। तो di क्या होगा, dm इंटू विकल्प से x स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक -l/2 टू +l/2। अगर dm आप देखोगे ना तो dm इज इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू dx। देखिए यहाँ पर तो क्या मैं इसको लैम्ब्डा इंटू dx नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, और विकल्प से x स्क्वायर वन का, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा लैम्ब्डा इंटू विकल्प से x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे तो चलिए अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को ऐसा लिखना होगा कि यहाँ पर लैम्ब्डा, ठीक है, लैम्ब्डा याद कीजिए मैंने क्या लिखा है आपको m/l, तो यहाँ पर आपके पास
-L/2 to +L/2। लैम्ब्डा मतलब क्या? लीनियर मास डेंसिटी। क्या उसकी जगह पे हम लोग m/l नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। और यहाँ पर x² विद रिस्पेक्ट टू आपके पास dx हो जाएगा। सो I = m/l विल बी आउट ऑफ द इंटीग्रेशन बिकॉज ये पूरा के पूरा जो है आपके पास कांस्टेंट है। सो ये वाला L/2 to L/2 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x² विद रिस्पेक्ट टू dx। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला m × l। और इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा आपके पास x³/3 हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ x² विल बी इक्वल टू x³/3। कहां से कहां तक? -L/2 से +L/2। तो I = m/3l। अगर इसको आप बाहर निकालोगे तो ये वाला हो जाएगा x³ फ्रॉम -L/2 to +L/2 है ना बेटा? तो ये वाला कितना लिखिए, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना लिखिए? चलिए फिर वीडियो को पोस्ट करके आपने लिखा होगा तो फिर हम लोग देखिए यहाँ पर I = m/3l है ना। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x की जगह पे हम लोग अपर लिमिट लिख देंगे L/2 का क्यूब, सॉरी नॉट स्क्वायर लेकिन क्यूब माइनस है माइनस ये वाला हो जाएगा हमारे पास -L/2 का क्यूब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो I = m/3l ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा L³/6 8 L³/8 और ये वाला -L³/8 हुआ। माइनस का क्यूब आपके पास कितना ही होगा। सो I = m/3 ठीक है। तो ये वाला हो गया L³/8 प्लस ये वाला हो गया आपके पास L³/8 है ना। ये वाला दोनों L³/8 हो गया। तो अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे सो I = m/3l क्या हुआ? m/3l और ये वाला क्या हो गया आपके पास 2L³/8 वर्ग का दोनों का डिनोमिनेटर से तो हम लोग न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे। तो अगर अब आप लोग यहाँ से इसको डिवीजन करते हैं तो I = कैन से एक L कैंसिल तो ml² ये एक L कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड विच इज परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन अबाउट द मिड पॉइंट। मतलब ये क्या? ये वाला आपके पास रोड है और ये रोड जो है उसके मिड पॉइंट के अबाउट में अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन करता है तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ml²/12। सिर्फ इसी के बारे में। अब कोई बोलेगा कि ये रोड यहाँ इस एक्सिस के अबाउट में रोटेशन, पहले मैंने आपको क्या बताया था? ये मिड पॉइंट के अबाउट में एक्सिस ये ऐसे मोशन करता है। लेकिन कोई ऐसा बोलेगा कि ये ऐसे करता है, मतलब ये इसके अबाउट में पूरा घूमता है, तब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे। हमारे पास दो थियरम है, पैरेलल एक्सिस थियरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। उसको अप्लाई करके हम लोग ये एक्सिस के अबाउट में भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी सिर्फ इसके बारे में। तो ये वाला आपके पास हो गया कि अगर ये मिड पॉइंट के अबाउट में ये रोटेशनल मोशन करता है तब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास ये होगी। अब रेडियस ऑफ गायरेशन भी ढूंढना है तो नाउ I = we can say ml²/12 can be compared with I = ma²। है ये जनरल फॉर्मूला था। तो जनरल फॉर्मूला था I = ml²/12 को हम लोगों ने कंपेयर कर दिया m²। तो अगर ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो k² we can say l²/12 हुआ दोनों में से। अगर m को निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा? सो k = l²/12 तो k = l/2√3 है ना। तो ये वाला हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो गया हमारे पास? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रोड विच इज रोटेटिंग अबाउट इट्स मिड पॉइंट। क्या होगा?
आपके पास ml² और k इज इक्वल टू l। ये 12 है ना बेटा, तो 12 को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, ये वाला l² इंटू 4 इंटू 3, तो 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2 और √3 का हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो उसको √3 ही रखो, क्या प्रॉब्लम है आपको, है ना। तो ये वाला हमारे पास हो गया। तो ये वाला हमारे पास हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रोड विच इज रोटेटिंग अबाउट इट्स मिड पॉइंट। तो इसकी नोट बनाइए। चलो हो गया, वीडियो को पोस्ट करके इसकी नोट बनाइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला ही है ना, ये आपको जो लिखने वाली एग्जाम है जो एमसीक्यू नहीं है उसके अंदर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग जो है एक डिस्क की बात करेंगे, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो चलिए, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है डिस्कस, या तो फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे, डिराइव एन इक्वेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इनर्शिया of a disc के बारे में, disc rotating about its center, also find radius of gyration, also find radius of gyration। चलिए, अब हम लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया था, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लिया था, और 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बाद अब हम लोग 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसको हम लोग कहेंगे डिस्क, है ना, विच इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर। तो चलिए, ये वाली हमारे पास डिस्क है और ये डिस्क जो है इसके सेंटर के अबाउट में ये रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है ना। अब ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका एरिया जो है अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास सर्कुलर एरिया आ जाएगा, एंड सर्कल इज नथिंग बट इट इज 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। चलिए, ये वाला हमको अच्छी तरीके से मालूम है। अब ये डिस्क जो है ना, ये किसकी बनी हुई है, तो ये डिस्क जो है ना छोटी छोटी रिंग्स की बनी हुई है, जैसे एक रिंग हो गई, दूसरी रिंग हो गई, तीसरी रिंग हो गई, ऐसी बहुत सारी रिंग्स आपको डिस्क बनानी है ना। तो डिस्क जो है अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें ना, तो एक छोटी सी रिंग, उसके ऊपर दूसरी छोटी सी रिंग लगा दो, उसके ऊपर तीसरी छोटी सी रिंग लगा दो, बहुत सारी रिंग्स लगा दो, एक के ऊपर एक, कैसे टच करते हुए सारी जो है रिंग को अगर हम लोगों ने लगा दिया, तो हम लोगों के पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास एक डिस्क बनेगा, ठीक है ना, ये डिस्क बनेगा। अगर ये वाला अगर आपके पास हो गया, तो ये वाला आपके पास एक डिस्क हो गया। ऐसी बहुत सारी रिंग्स का बना हुआ डिस्क होता है ना। तो अगर हम लोग एक रिंग लें जिसकी रेडियस हमारे पास x, जिसकी रेडियस हमारे पास x और जिसकी थिकनेस हमारे पास dx है ना, जिसकी थिकनेस हमारे पास dx, तो उस रिंग का एरिया हमको कितना मिलेगा। अगेन जिस रिंग की एक रिंग है ना, वो वाली रिंग की रेडियस x और उसकी थिकनेस dx, तो उसका एरिया कितना मिलेगा, 2πr या 2πx इंटू dx। ये वाला क्या हो गया, सरकमफरेंस इंटू थिकनेस। कोई बोलेगा कैसे, प्रूव करके दिखाओ। तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि सपोज ये वाली हम लोगों ने रिंग ली, ये वाली हम लोगों ने रिंग ली, इस रिंग को यहाँ से हम लोगों ने काट लिया, इसको ऐसे काट लिया और इसको पूरी ऐसे स्ट्रेट कर दी, पूरी ऐसे स्ट्रेट कर दी, ये पूरी ऐसे हम लोगों ने इसको सीधी कर दी, ये रिंग को काट के इसको ऐसे हम लोगों ने कर दिया, एक रेक्टेंगल बना। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से जहाँ तक की लेंथ है, ये 2πr होगी, सपोज इसकी रेडियस r है, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास लेंथ 2πr,
और सपोज ये थिकनेस आपके पास डी आर है या डी एक्स, आपको जो लिखना हो, तो ये वाला कितना हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। तो रिंग जो होती है उसका एरिया कितना होता है 2 पाई आर, मतलब उसके रेडियस इंटू से थिकनेस। चलिए इतना हम लोग जो है यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो ये वाला आसानी से हमको सॉल्व करने में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सपोज दिस इज अ डिस्क है, ये वाली डिस्क, इसको हम लोग ऊपर से देखते हैं, डिस्क ऐसे घूम रही है और उसको हम लोग ऊपर से देखते हैं। अब देखिए अपना ये वाली डिस्क है ना, ये बहुत सारी रिंग्स की बनी हुई है, बहुत सारी रिंग्स की बनी हुई होती है। तो ये वाला इसकी एक्स है और यहाँ पर इसकी थिकनेस सपोज की एक्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लेट द मास ऑफ द डिस्क बी एम एंड एरिया बी ए। तो लेट द मास ऑफ द डिस्क बी एम एंड एरिया बी ए। तो यहाँ पर सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा इज नथिंग बट इज एरिया मास डेंसिटी या एरिया मास डेंसिटी, आप जो भी कहना चाहें, है ना। तो ये सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर एरियल मास डेंसिटी आपने की, क्योंकि ये हमारे पास 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। वो रोड था ना लास्ट में, उसको हम लोग 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी गिन सकते हैं, लेकिन ये वाला हमारे पास 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो ये वाला सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन ए। अब सपोज इफ स्मॉल element of if small mass element, या तो हम इसको कहेंगे इस रिंग ऑफ मास dm and area dA is taken। अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये छोटा सा जो है हम लोगों ने मास एलिमेंट ले लिया, उसका मास dm था और एरिया dm है dA है, तो उसकी भी एरियल मास डेंसिटी होगी dm अपॉन वी कैन से d। ये वाला हो गया dm अपॉन dA, वन हो गया ये dm अपॉन dA। तो सिग्मा इनटू dA इज इक्वल टू वी कैन से dm। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये वाला सिग्मा इनटू dA इज इक्वल टू dm, ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गया। अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो ये छोटा सा मास एलिमेंट है जो रिंग है, उसकी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। सो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज सपोज डी आई। तो ये डी आई क्या होगी, डी आई है ना, डी आई इसका मास, ये पूरी रिंग का मास इनटू ये वाला जो डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर। सो डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू वी कैन से एक्स स्क्वायर। कहाँ से लाए, तो ये तो हमारे पास तो पहले से ही ये वाला तो हमारे पास फॉर्मूला था कि आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे से एलिमेंट की या कोई भी बड़े एलिमेंट की उसका मास ले लो और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस ले लो। तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा वी कैन से यहाँ पर आपके पास डी आई इज इक्वल टू वी कैन से डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतनी नोट बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी आप नोट बनाइए। तो हमारे पास ये पूरी, अगर हमारे पास ये पूरी रिंग है ना, तो पूरी रिंग का अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है तो आई के नाम पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। डी आई क्या है, हमारे पास छोटी वाली जो रिंग है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे बड़ी वाली रिंग का उससे बड़ी वाली रिंग का, मतलब हमको यहाँ पर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। डी आई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर है ना, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। और ये रिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तो छोटी सी एक रिंग से स्टार्ट होगी जिसकी रेडियस आपके पास आर होगी। ये छोटी सी रिंग से स्टार्ट होगी और ये
ये बड़ी सबसे बाहर वाली रिंग तक जाएगी और इसकी रेडियस होगी कैपिटल R। तो ये इंटीग्रेशन रहेगा फ्रॉम 0 टू R ऑफ dm into x स्क्वायर। तो ये वाला छोटा सा हमारे पास रिंग का जो है ना, रिंग ऐसे स्टार्ट होगी छोटे से, जिसकी रेडियस हम लोग 0 ले सकते हैं, मतलब 0 से लेके ये वाली बड़ी बड़ी रिंग बनेगी और R तक जाएगी। तो मतलब ये वाला इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा फ्रॉम 0 टू R। अब I इज इक्वल टू, अब देखिए जहाँ पर dm दिखाई देगा ना, वहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो वहाँ पर मैं लिखूंगा dm सिग्मा इंटू dm। ये वाला आपके पास हो गया dm। व्हाट इज दिस सिग्मा? एरियल मास डेंसिटी। एंड व्हाट इज दिस dm? एरिया ऑफ दैट रिंग इनटू वी कैन से x स्क्वायर। वर्क नहीं। अब इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास रिंग है ना, वो मास एलिमेंट या हमारे पास जो रिंग थी उसका, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आपके पास जो डिस्क, ये डिस्क बहुत सारी रिंग की बनी हुई होती है और ये रिंग का जो हमारे पास रेडियस था वो x था और उसकी जो थिकनेस थी वो आपके पास dx थी। बट वी कैन से ये छोटे वाली जो रिंग है इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई x इंटू वी कैन से dx होगा ना। अभी मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि ये वाला एरिया ऑफ द रिंग इज 2 पाई x इंटू dx। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर रखते हैं 0 टू r और यहाँ पर सिग्मा की जगह पे, मतलब सिग्मा की जगह पे सिग्मा रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे 2 पाई x विद रिस्पेक्ट टू dx, dx की जगह पे। और ये x स्क्वायर तो वैसे के वैसा है, ठीक है, ये x स्क्वायर हमारे पास कैसा, वैसे का वैसा ही। तो अगर हम लोग जो है इसका इंटीग्रेशन अगर बाहर निकालेंगे तो सिग्मा और 2 पाई के बाहर निकलेंगे, तो सिग्मा और 2 पाई बाहर निकलेंगे और ये वाला इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r ऑफ x क्यूब, देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास dx होगा। अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे सो I इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की जगह पे क्या, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया ऑफ द डिस्क मैं नहीं लिख सकता, लिखूंगा तो जहां पर सिग्मा दिखाई देगा वहां पर मैं मास इनटू मास अपॉन एरिया लिखूंगा और इनटू वी कैन से पाई, और यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू आपके पास dx, है ना। तो I इज इक्वल टू मास और ये डिस्क रेडियस r की है, तो एरिया की जगह पे मैं पाई r स्क्वायर लिखूंगा। ये पूरी डिस्क जो है ना, ये पूरी डिस्क की रेडियस कितनी है का r, तो पाई r स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर पाई और इसका हमारे पास हो जाएगा x रेज़ टू 4/4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज़ टू 4/4 फ्रॉम 0 टू r। तो ये वाला कितना हो जाएगा, पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल, तो ये वाला हो जाएगा m/r स्क्वायर और ये बाहर की तरफ निकलेगा 4, तो ये वाला क्या हो जाएगा x रेज़ टू 4 और 0 टू वी कैन से r। सो I इज इक्वल टू m/4r स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा r रेज़ टू 4 माइनस 0 रेज़ टू 4। सो ये वाला I कितना हो जाएगा, ये वाला हमारे पास समझ में आया। थैंक यू। आप में से किसी ने बोला 2 बाहर नहीं निकाला, तो ये 2 बाहर निकलेगा, 2 भी बाहर निकलेगा, है ना। तो ये 2 बाहर निकलेगा, ये वाला भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, यस ये 2 आ जाएगा। तो ये वाला कितना हो गया, m/2r स्क्वायर इनटू वी कैन से r रेज़ टू 4। तो ये हमारे पास कितना हो गया, तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। क्या होगा बेटा, mr स्क्वायर बाय 2। ये किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो डिस्क जो किसके अबाउट में रोटेट करती है, उसके सेंटर के अबाउट में रोटेट करती है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। याद रखना होगा ये सब, ये सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्वेश्चंस में काम आ जाएगी। तो ये इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, I इज इक्वल टू mk स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी मिलेगी, r स्क्वायर बाय 2 मिलेगी ना, ये mm कट गया तो r स्क्वायर बाय 2, सो k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r, ये r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये वाला हमारे पास इतना रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।